वेलकम टू चार्टर्ड विजडम। आज की वीडियो में हम जीएसटी के अंदर इनवॉइसिंग के बारे में बात करेंगे कि भाई आपको इनवॉइस कब तक बनाना है, उसकी क्या टाइम लिमिट है, इनवॉइस आपको कैसे बनाना है, उसमें क्या क्या डिटेल्स आपको प्रोवाइड करनी पड़ती है, इनवॉइस में कोई गलती हो गई उसे आप कैसे रिवाइज कर सकते हैं, अगर कोई सेल्स रिटर्न है या फिर आपने टैक्स गलत लगा दिया तो क्रेडिट नोट्स डेबिट नोट्स किस तरीके से बनाए जाते हैं, और अगर आपने बिना इनवॉइस के सामान को डिलीवर करना है तो उस समय चालान यानी कि डिलीवरी चालान आप कैसे बनाएंगे, एडवांस पेमेंट रिसीव कर ली है तो कौन सा डॉक्यूमेंट बनाना है, जो भी आपकी क्वेरी है इनवॉइसिंग से रिलेटेड उसे रिजॉल्व किया जाएगा आज की वीडियो में। और जीएसटी सीरीज़ की एक क्लास नंबर 21 है। इस सीरीज़ के अंदर जीएसटी के हर टॉपिक के ऊपर एवरी वीक कोई ना कोई वीडियो आती रहती है, तो चार्टर्ड विजडम को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, आप तक वीडियोस पहुंचती रहेंगी। अगर आप इस कोर्स के अंदर रजिस्टर करना चाहते हैं, इसकी फीस सिर्फ 499 रुपये है। क्या बेनिफिट आपको मिलेगा? एक तो ये जो वीडियोस हैं ये आपको फ्री में तो मिलती ही हैं यूट्यूब पर, उसके अलावा आपको 3 बड़े इंपॉर्टेंट बेनिफिट मिलेंगे। नंबर 1 कि जब आप रजिस्टर करेंगे तो लाइव क्लास में आपको जुड़ने का मौका मिलेगा। ये लाइव क्लास वीकेंड में होती है, संडे के दिन। कब तक होगी? जिस दिन आप रजिस्टर करेंगे। एक ऑनगोइंग कोर्स है, आप कभी भी रजिस्टर कर सकते हैं। जिस दिन आप रजिस्टर करेंगे उससे आने वाले 6 महीने तक आप लाइव क्लास में जुड़ सकते हैं। क्या होगा इस लाइव क्लास में? आपकी जीएसटी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, प्रैक्टिकल फाइलिंग में आपको प्रॉब्लम आ रही है, उसको रिजॉल्व किया जाता है। हम अलग अलग जीएसटी के टॉपिक्स को, केस लॉस को डिस्कस करते हैं। इसके अलावा आपको स्टडी के लिए मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, क्वेश्चंस दिए जाते हैं प्रैक्टिस के लिए, और केस लॉ का मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है जिससे आपकी जीएसटी की नॉलेज बढ़ती रहे। और थर्ड इम्पॉर्टेंट बेनिफिट, जब ये 6 महीने ओवर हो जाएंगे उसके बाद आप ऑनलाइन एग्ज़ाम दे सकते हैं, और एग्ज़ाम को पास करने के बाद आपको ये सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आप जीएसटी में अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं और 499 रुपये सिर्फ 499 अफोर्ड करते हैं तो आप कभी भी रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इस कोर्स और पेमेंट से रिलेटेड सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि भाई हमें जो इनवॉइस इशू करने की आखिरी तारीख है वो टाइम लिमिट क्या है। तो ये टाइम लिमिट हमें दे रखी है सेक्शन 31 के अंदर। गुड्स के लिए अलग लिमिट है, सर्विसेज के लिए अलग लिमिट है। सब सेक्शन 1 गुड्स के बारे में बात करता है। अब गुड्स में 2 केस हो सकते हैं। पहला केस ये हो सकता है कि भाई जहां पर गुड्स की मूवमेंट इन्वॉल्व है। कैसे मूवमेंट इन्वॉल्व है? मान लेते हैं कि भाई जो सप्लायर है वो दिल्ली में है और जो बायर है वो मुंबई में है। तो सप्लायर मान लेते हैं 30 जून को सामान डिस्पैच कर देता है, या मैं कहूँ रिमूव कर देता है अपने यहाँ से, और मुंबई में वो डिलीवर हो जाता है यानी कि रिसीव हो जाता है हमारे बायर को 2 जुलाई को मान लेते हैं, राइट। तो इस केस में किस दिन हम इनवॉइस इशू करेंगे? हम इनवॉइस 30 जून को इशू करेंगे कि 2 जुलाई को? तो रूल ये कहा गया कि भाई जो डेट ऑफ रिमूवल है, जिस दिन आपने गुड्स को रिमूव कर दिया अपने यहाँ से, डज नॉट मैटर बायर को कब रिसीव हुआ, जिस दिन आपने गुड्स अपने यहाँ से रिमूव कर दिया वही डेट हम मान लेंगे कि इनवॉइस इशू करने की आखिरी तारीख है 30 जून, या 30 जून से पहले इनवॉइस इशू करना है। तो ये तो समझ में आ गया। सेकंड केस क्या है? जहां पर गुड्स की मूवमेंट इन्वॉल्व ही नहीं है, जहां पर आप सिर्फ डिलीवरी करते हैं गुड्स की, यानी कि कस्टमर को सीधे डायरेक्ट पोजीशन आप ट्रांसफर कर देते हैं। आपका शॉप है, आपका स्टोर है दिल्ली में, और कस्टमर दिल्ली में आपके स्टोर पे आता है, सामान खरीदता है, उसी टाइम आपको इनवॉइस इशू कर देना है, क्योंकि यहाँ पर गुड्स की मूवमेंट इन्वॉल्व ही नहीं है। तो ये गुड्स का केस है। अब सर्विसेज का केस समझ लेते हैं। सर्विसेज के केस में ये कहा जाता है कि भाई जिस दिन आपने सर्विस प्रोवाइड करी है उसके 30 डेज के अंदर अंदर आपको इनवॉइस इशू करना है। यानी कि आखिरी तारीख क्या होगी? जिस दिन आपने सर्विस प्रोवाइड करी उसके 30 दिन बाद आपकी आखिरी तारीख होगी। लेकिन 30 दिन काउंट कहाँ से होंगे? मान लेते हैं कि आपने 1 जुलाई को सर्विस सप्लाई करी,
तो क्या हम 1 जुलाई को भी काउंट करेंगे या 2 जुलाई से 30 डेज काउंट होंगे? तो कहा गया कि भाई ये जो 1 जुलाई है आप इसको भी काउंट करेंगे, यानी कि इसको भी इंक्लूड करेंगे जब आप 30 डेज कैलकुलेट करेंगे। तो 30 जुलाई हमारी आखिरी तारीख होगी सर्विस के केस में इनवॉइस इशू करने की, लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है। ये कहा गया कि भाई अगर कोई बैंक है, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या कोई इंश्योरेंस कंपनी है, उनके लिए 30 डेज की जगह ये 45 डेज की लिमिट है। और अगर ये कोई बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या इंश्योरेंस कंपनी अपनी ही किसी ब्रांच को सर्विस प्रोवाइड करती है तो हम उसे डिस्टिंक्ट पर्सन कहेंगे। ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, डिस्टिंक्ट पर्सन कहेंगे। अगर वो अपनी ही किसी ब्रांच को यानी कि डिस्टिंक्ट पर्सन को वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो उस केस में इनवॉइस इशू करने की आखिरी तारीख क्या होगी? लास्ट डे ऑफ द क्वार्टर, जिस दिन वो क्वार्टर एंड हो रहा है उसका आखिरी तारीख। क्वार्टर का मतलब क्या होता है? साल में 4 क्वार्टर होते हैं। फर्स्ट क्वार्टर शुरू होता है अप्रैल से जून तक। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने मई में सर्विस प्रोवाइड करी तो आप बोले मई, जून और जुलाई ये 3 महीने हो गए, ये एक क्वार्टर हो गया, तो ये इनकरेक्ट है। अप्रैल टू जून, जुलाई टू सितंबर, अक्टूबर टू दिसंबर और जनवरी टू फरवरी। अगर 1 मई को भी अगर कोई सर्विस प्रोवाइड करी है तो 30th जून इज द लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस इन केस जब बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या इंश्योरेंस कंपनी अपनी ही ब्रांच को सर्विस प्रोवाइड करती है। तो ये था सर्विस का केस, हमने गुड्स का केस समझ लिया। अब मुझे एक बात बताइए कि भाई अगर मैं आपको एक ट्रांजैक्शन बताता हूँ। मान लेते हैं कि भाई एक ये सप्लायर है, ठीक है, ये क्या सप्लाई करता है? ये एयर कंडीशनर सप्लाई करता है और अपने कस्टमर को उसके साथ इंश्योरेंस की सर्विस भी प्रोवाइड करता है एयर कंडीशनर के ऊपर। इसके ऊपर इंस्टॉलेशन भी वो करवा के देता है, राइट। तो अब ये 3 चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं, यानी कि ये गुड्स है और ये दोनों सर्विसेज है। तो इसके लिए कस्टमर जब आया तो कस्टमर ने एयर कंडीशनर ले लिया और उसने जब बिलिंग वो करेगा तो क्या उसे इंस्टॉलेशन के लिए अलग से बिल करेगा? उसके लिए क्या 30 डेज की लिमिट अलग से कैलकुलेट होगी या एयर कंडीशनर को जिस दिन उसने रिमूव किया अपने यहाँ से उसी डेट को हम आखिरी तारीख मानेंगे? तो हमें ये एज्यूम करना पड़ेगा या फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि भाई ये कहीं सेक्शन 8 वाली सप्लाई तो नहीं है। सेक्शन 8 में कौन सी सप्लाई है? 2 सप्लाईज है, एक है कंपोजिट और एक है मिक्स्ड सप्लाई। अगर ये कंपोजिट सप्लाई है, कंपोजिट सप्लाई हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, मैं दोबारा से यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा एक्सप्लेन करने में, शॉर्ट में बता देता हूँ। ऐसी सप्लाईज जो नेचुरली बंडल्ड होती है और टैक्सेबल सप्लाईज, 2 या 2 से ज़्यादा टैक्सेबल सप्लाई, चाहे गुड्स हो चाहे सर्विसेज हो चाहे उनका कॉम्बिनेशन हो, अगर वो नेचुरली बंडल्ड हैं तो हम उसे कंपोजिट सप्लाई कहेंगे। हम उसे एक साथ ही प्रोवाइड करेंगे। उसमें से एक सप्लाई प्रिंसिपल सप्लाई होती है। तो इस केस में जो एयर कंडीशनर है वो हमारी क्या है? प्रिंसिपल सप्लाई है। और प्रिंसिपल सप्लाई हमारी क्या है? गुड्स है कि सर्विस है? ये हमारी गुड्स है। तो पूरी की पूरी कंपोजिट सप्लाई को हम क्या मान लेंगे? गुड्स मान लेंगे। और गुड्स का जो ट्रीटमेंट होगा इनवॉइस को लेके वही इसके ऊपर भी होगा, यानी कि इंस्टॉलेशन के ऊपर हमें 30 डेज अलग से नहीं मिलेंगे इनवॉइस इशू करने के लिए। आई होप आपको ये क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगर ये तो हमने वन टाइम बात करी कि वन टाइम हम गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर कंटिन्यूअस सप्लाई है गुड्स की या सर्विसेज की, उस केस में क्या होगा? तो सबसे पहले कंटिन्यूअस सप्लाई की डेफिनेशन देख लेते हैं जो सेक्शन 2 क्लॉज 32 में दे रखी है, जिसमें कहा गया कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स मींस अ सप्लाई ऑफ गुड्स व्हिच इज प्रोवाइडेड और एग्रीड टू बी प्रोवाइडेड कंटिन्यूअसली या रिकरेंट बेसिस पे प्रोवाइड करी जा रही है अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट होना बहुत जरूरी है, चाहे ओरल हो चाहे रिटर्न हो, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, जिसके लिए सप्लायर इनवॉइस इशू करता है रेगुलर बेसिस पे या पीरियोडिक बेसिस पे। तो हम कंटिन्यूस सप्लाई कहेंगे। बहुत ही ब्रॉड डेफिनेशन है कि यहाँ पर ये क्लियर नहीं कंटिन्यूस है क्या। तो हम कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से पार्टीज की इंटेंशन गैदर करेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल बड़ा सिंपल सा है कि मान लेते हैं कि भाई एक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होना है। अब उसके लिए ये जो बिल्डर है ये मटेरियल इसको चाहिए,
तो उसके लिए एक सप्लायर को कांटेक्ट करता है जो कि मटेरियल, बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई करता है, और दोनों के बीच में कुछ इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी कि एग्रीमेंट होता है कि भाई जब तक ये बिल्डिंग बनेगी तब तक मटेरियल ये पर्सन जो मिस्टर ए है यानी कि सप्लायर है ये प्रोवाइड करेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अभी हमें ये नहीं पता कि कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइम तक चलेगा। बिल्डिंग हो सकता है 2 महीने में बने, हो सकता है 4 महीने में बने। अब कॉन्ट्रैक्ट में ये नहीं स्पेसिफाई कि कितना मटेरियल प्रोवाइड करना है। जब तक बिल्डिंग में जितना भी मटेरियल प्रोवाइड करेगा वो मिस्टर ए प्रोवाइड करेगा। तो हो गया ना ये कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स। अब इस केस में हमें इनवॉइस कब इशू करना है, ना हमें टाइम लिमिट पता है कि भाई कब तक का कॉन्ट्रैक्ट है, ना हमें ये पता है कितना सामान प्रोवाइड करना है। तो जिसमें बोला गया 2 चीजें हैं। जिस दिन मिस्टर ए को पेमेंट रिसीव होगी, जिस दिन मिस्टर ए को पेमेंट रिसीव होगी, या जिस दिन मिस्टर ए स्टेटमेंट जनरेट करके देगा। मिस्टर ए बताएगा ना टाइम टू टाइम कि भाई इस महीने में मैंने आपको इतनी इतनी डेट को ये मटेरियल इतनी इतनी क्वांटिटी में प्रोवाइड किया था, उसका ये प्राइस था। तो जिस दिन पेमेंट या स्टेटमेंट दोनों में से जो पहले वाली डेट होगी, दोनों में से जो पहले वाली डेट होगी उसे ही हम आखिरी तारीख मानेंगे इनवॉइस इशू करने की। मान लेते हैं कि भाई जुलाई मंथ में 10 जुलाई को पेमेंट रिसीव हो जाती है 1 लाख रुपए की, और स्टेटमेंट कब जनरेट होती है 31 जुलाई को, और स्टेटमेंट जनरेट में बताया जाता है कि पूरे महीने में 2,50,000 रुपए का सामान प्रोवाइड किया है मिस्टर ए ने। अब इस केस में दोनों में से जो पहले वाली डेट है यानी कि 10 जुलाई, तो 10 जुलाई को कितनी अमाउंट रिसीव हुई 1 लाख। तो इस सिर्फ 1 लाख रुपए का इनवॉइस 10 जुलाई को ही रेज करना पड़ेगा क्योंकि पेमेंट रिसीव हो चुकी है। अब जो स्टेटमेंट है हमने 31 जुलाई को जनरेट करी है और इसकी पेमेंट अभी नहीं आई है, इसमें से सिर्फ 1 लाख की पेमेंट आ चुकी है, उसका इनवॉइस हम ऑलरेडी बना चुके हैं। तो अब अमाउंट कितना बचा 1.5 लाख, जिसकी स्टेटमेंट जनरेट होगी लेकिन पेमेंट रिसीव नहीं हुई है। और ये स्टेटमेंट कब जनरेट हुई है 31 जुलाई को। तो 31 जुलाई को जो हम इनवॉइस रेस करेंगे 1.5 लाख का करेंगे, 31 जुलाई ही आखिरी तारीख होगी। उम्मीद है आपको कंटिन्यूस सप्लाई समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं अगर कंटिन्यूस सप्लाई सर्विसेज का केस है तो क्या होगा। डेफिनेशन अगर हम देखें तो जो गुड्स की डेफिनेशन है सेम टू सेम वही डेफिनेशन है, सिर्फ एक एक्सेप्शन है कि यहां पर टाइम पीरियड डाल दिया गया कि भाई हम कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस तभी कहेंगे जब वो 3 महीने से ज्यादा के लिए होगा। अगर 2 महीने के लिए है तो हम उसे कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं मानेंगे। तो सर्विसेज के केस में ट्रीटमेंट क्या होगा, तो 3 केस सर्विसेज के केस में हो सकते हैं। अगर हमें ये पता है कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से कि भाई किस दिन आपको पेमेंट करनी है, अगर ड्यू डेट हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, तो जो भी ड्यू डेट है पेमेंट की उस डेट से पहले पहले हमें इनवॉइस रेज करना है, या फिर ड्यू डेट वो आखिरी तारीख होगी। अगर हमें ड्यू डेट नहीं पता और हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते तो जिस दिन सप्लायर को पेमेंट रिसीव हुई है उसी डेट को इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, उतनी अमाउंट का जितने की पेमेंट रिसीव हुई है। और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज, अगर हमें ये भी नहीं पता कि मतलब पेमेंट भी रिसीव नहीं हो रही है, ना ड्यू डेट है, और कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया है कि भाई जिस दिन सर्विस कंप्लीट हो जाएगी, तो जिस दिन कंप्लीशन हुआ है वही आखिरी तारीख होगी इनवॉइस रेज करने की, चाहे पेमेंट बाद में मिले। तो ये 3 केस हो सकते हैं कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज के केस में। अब एक आखिरी केस बचा है जो टाइम लिमिट का है, वो ये है कि भाई कई बार होता है कि हम गुड्स जो होते हैं उसे सप्लाई करते हैं ऑन अप्रूवल बेसिस पे, यानी कि हम कस्टमर को कुछ 4-5 आइटम डिलीवर कर देते हैं, बोलते हैं कि आप इसको यूज़ करो और जो भी आपको अच्छा लगे आप उसे रख लेना और उसका आप पेमेंट कर देना, बाकी आप रिटर्न कर देना। तो इसे कहते हैं गुड्स सप्लाई ऑन अप्रूवल बेसिस पे। तो इस केस में क्या ट्रीटमेंट होगा, तो इस केस में कहा गया कि भाई जिस दिन हमने गुड्स को रिमूव किया अपने यहाँ से, डेट ऑफ रिमूवल, यानी कि जब सप्लायर ने रिसिपिएंट को गुड्स डिस्पैच किए होंगे, जिस दिन डिस्पैच किए यानी कि डेट ऑफ रिमूवल से, अगर विद इन 6 मंथ, अगर 6 महीने के अंदर उस डेट से रिसिपिएंट उस सामान को खरीद लेता है, तो जिस भी दिन खरीदे, मान लेते हैं कि भाई 1 अक्टूबर को हमने गुड्स अपने यहाँ से रिमूव कर दिए और 1 दिसंबर को रिसिपिएंट ने वो आइटम खरीद लिया,
तो 1 दिसंबर को ही हम इनवॉइस इशू करेंगे। लेकिन अगर 6 महीने के अंदर भी इनवॉइस इशू नहीं किया जाता क्योंकि सप्लायर ने खरीदा ही नहीं है, तो 6 महीने के बाद जो डेट होगी यानी कि 31 मार्च को हमें इनवॉइस इशू ही करना पड़ेगा, चाहे बेशक सप्लायर रिसिपिएंट ने उसे खरीदा कि नहीं खरीदा, पेमेंट आई नहीं आई, डज नॉट मैटर। तो 31 मार्च को हमें फिर इनवॉइस इशू करना ही पड़ेगा। तो ये है टाइम लिमिट इनवॉइस इशू करने की। अब हम देखते हैं कि भाई रूल्स के अंदर हमें इनवॉइस बनाते वक्त क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। तो इनवॉइस का कोई प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट नहीं है, आप किसी भी फॉर्मेट में इनवॉइस को बना सकते हैं, लेकिन अब बहुत ही जल्द ई इनवॉइसिंग आने वाली है और 1 अक्टूबर से ये उन लोगों के लिए मैंडेटरी है जिनका टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा है। ट्रायल बेसिस पे आने वाले टाइम में बाकी लोगों के लिए भी मैंडेटरी होगा, जिसमें हमें हर एक इनवॉइस को ऑनलाइन इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर अपलोड करना होगा और उसको अपलोड करने के लिए हमें एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट में ही इनवॉइस को बनाना होगा, जैसे हर इनवॉइस का एक यूनिक नंबर जनरेट होगा जैसे आप ई-वे बिल बनाते हैं। तो अभी ये प्रोविजंस ट्रायल बेसिस पे आने वाले टाइम में जैसे ये मैंडेटरी होंगे उसके ऊपर भी हम डिटेल्ड वीडियोस बनाएंगे। तो अभी फिलहाल कोई प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट नहीं है। इनवॉइस का टाइटल क्या टैक्स इनवॉइस ही मेंशन करना जरूरी है या सिर्फ इनवॉइस अगर आप रखते हैं तो भी चलेगा? तो टैक्स इनवॉइस मेंशन करना जरूरी नहीं है, अगर सिर्फ इनवॉइस आपने मेंशन किया है तो भी वो वैलिड है। और क्या क्या डिटेल्स आपको इनवॉइस के अंदर प्रोवाइड करनी है, आप कोई भी फॉर्मेट इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर आपको डेट इनवॉइस की और अच्छा उससे भी पहले आपको कुछ चीजें प्रोवाइड करनी है, जैसे सप्लायर का नेम, सप्लायर का एड्रेस और सप्लायर का जीएसटी नंबर। क्या मोबाइल और ईमेल भी जरूरी है? नो, मोबाइल ईमेल वेबसाइट ये मेंशन करना जरूरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। इनवॉइस की डेट हमें मेंशन करनी पड़ेगी, किस दिन हमने इनवॉइस बनाया है, और इनवॉइस का एक नंबर हमें मेंशन करना पड़ेगा जो कि रिपीट नहीं होना चाहिए, यानी कि 2 इनवॉइस का सेम नंबर नहीं हो सकता। ये मैक्सिमम 16 डिजिट का इनवॉइस नंबर हम मेंशन कर सकते हैं जो कि यूनिक होना चाहिए। इसके अलावा हमें जो बायर है जिसे हम रिसिपिएंट कह सकते हैं उसकी डिटेल्स भी हमें प्रोवाइड करनी पड़ती है। अगर वो रजिस्टर्ड है तो नेम, एड्रेस और जीएसटी नंबर। अगर उसका रजिस्टर्ड एड्रेस कुछ और है और जिस एड्रेस पर हम डिलीवरी कर रहे हैं, यानी कि अगर बिल टू शिप ट्रांजैक्शन है तो डिलीवरी एड्रेस हमें अलग से मेंशन करना पड़ेगा। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर बायर अनरजिस्टर्ड है, यूआरडी है और इनवॉइस की वैल्यू 50,000 से ज्यादा है तो नेम और एड्रेस जरूरी है, अदरवाइज नेम और एड्रेस हम स्किप कर सकते हैं। ये तो हो गया रिसिपिएंट की डिटेल्स। अब हम अगर गुड्स सप्लाई कर रहे हैं तो उनका डिस्क्रिप्शन हमें मेंशन करना जरूरी है, उनका क्वांटिटी, और हमें वैल्यू मेंशन करनी जरूरी है। वैल्यू कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? सेक्शन 15 के हिसाब से हम वैल्यू ऑफ सप्लाई में जो जो चीजें हम ऐड करते हैं वो सारी हमें इंक्लूड करनी पड़ेगी। हमें एचएसएन कोड मेंशन करना भी जरूरी है, लेकिन कुछ केस में ऑप्शनल भी है। एचएसएन कोड सबसे पहले होते क्या है और इसे कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? ठीक है, गुड्स को क्लासिफाई करने के लिए, क्योंकि इतने सारे गुड्स हैं उनको अलग अलग कैटेगरीज में डाला गया है जिसे हम एचएसएन कोड कहते हैं। इसके 99 चैप्टर्स हैं जिसके अंदर हेडिंग्स हैं और सब हेडिंग्स हैं। तो जो चैप्टर्स हैं वो 2 डिजिट का होता है, तो चैप्टर 01 से 98 तक गुड्स के लिए है और चैप्टर 99 सिर्फ सर्विसेज के लिए है। इसके अंदर फिर हेडिंग्स होंगी तो 2 डिजिट और ऐड हो जाएंगी, फिर सब हेडिंग्स होंगी और उसके आगे टैरिफ वैल्यू। तो ये सारी चीज़ें एचएसएन कोड को बनाती हैं। अब ये कैसे आइडेंटिफाई आप कर सकते हैं? हमने टैक्स रेट की एक वीडियो बनाई थी जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उसमें हमने बताया था जिस तरीके से हम टैक्स रेट आइडेंटिफाई करेंगे तो वैसे ही हम एचएसएन कोड भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक भी उसमें आपको मिल जाएगा। अभी एचएसएन कोड किसके लिए मैंडेटरी है? अगर हमारा टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़ है तो हमारे लिए ये ऑप्शनल है, यानी कि मैंडेटरी नहीं है, हम चाहे तो इसको अवॉइड कर सकते हैं। अगर 1.5 करोड़ से ज़्यादा है और 5 करोड़ तक है तो 2 डिजिट का एचएसएन हमें मेंशन करना है। अगर अबव 5 करोड़ हमारा टर्नओवर है तो हमें 4 डिजिट का मेंशन करना है। और अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं, डज नॉट मैटर हमारा टर्नओवर कितना है, तो हमें 8 डिजिट का एचएसएन कोड मेंशन करना होता है। तो यह है एचएसएन के बारे में।
अब हमें प्लेस ऑफ सप्लाई भी मेंशन करनी है, और प्लेस ऑफ सप्लाई हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, सेक्शन 11, 12, 13, 14 IGST एक्ट के हिसाब से हम देखेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, और जब तक प्लेस ऑफ सप्लाई सही नहीं होगी उसी के हिसाब से तो हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि IGST लगेगा, CGST या SGST। तो हमें टैक्स रेट भी बताना है, और कई बार होता है इनवॉइस में हम सिर्फ GST लिख देते हैं, तो ऐसे काम नहीं चलेगा, वो इनकरेक्ट है, ये सब मेंशन करना पड़ेगा। गुड्स को और जो भी अमाउंट होगी उसका टोटल करना पड़ेगा, उसको रुपये में लिखना पड़ेगा या वर्ड्स में लिखना पड़ेगा, आई मीन टू से। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, सिग्नेचर ज़रूर होने चाहिए। बहुत से इनवॉइसेज होते हैं जिसमें सिग्नेचर नहीं होते, चाहे फिजिकली हो या डिजिटली हो, या डिजिटल सिग्नेचर उसमें किए हो, लेकिन सिग्नेचर मैंडेटरी है। कुछ केस आपने ऐसे देखे होंगे जहां पर इनवॉइस में ये लिखा रहता है दिस इज कंप्यूटर जनरेटेड, दिस इज कंप्यूटर जनरेटेड, डू नॉट रिक्वायर सिग्नेचर। तो 99% केसेस में तो ये इनकरेक्ट है। उसके लिए इसे हम तभी लिख सकते हैं जब हम IT एक्ट 2000 के प्रोविजन के हिसाब से हम साइन करते हैं डॉक्यूमेंट को, तभी हम ये लाइन लिख सकते हैं। थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूंगा। क्या होता है कि जब आप ये लिखते हैं कि दिस इज कंप्यूटर जनरेटेड, डू नॉट रिक्वायर सिग्नेचर, तो इसका मतलब यह है कि आपके पास एक इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए जिससे कि ये रिकॉर्ड रखा जा सके, जिसके अंदर ये रिकॉर्ड हो कि भाई ये पर्टिकुलर इनवॉइस किसने ऑथराइज किया था। तो जब बहुत ज़्यादा इनवॉइस होते हैं, जब हम हर बार सिग्नेचर नहीं कर सकते फिजिकली ना डिजिटली, तो उस केस में हम सॉफ्टवेयर के ज़रिए या फिर हमारा जो इंटरनल कंट्रोल है उसमें हम रिकॉर्ड रखते हैं कि भाई ये इनवॉइस किस अथॉरिटी के हिसाब से जनरेट किया गया है। लेकिन ज़्यादातर केस में ऐसा नहीं होता, फिर भी इनवॉइस को ये मेंशन करके अपलोड किया जाता है कि दिस इज कंप्यूटर जनरेटेड, डू नॉट रिक्वायर सिग्नेचर। तो आप सप्लायर हैं तो आप ऐसा मत करिए, आप फिजिकली साइन करिए उसे। लेकिन अगर आप रिसिपिएंट हैं तो जब भी आप कोई इनवॉइस रिसीव करें, मेक श्योर उसमें सिग्नेचर्स प्रॉपर हो, क्योंकि बिना सिग्नेचर के वो इनवॉइस की कोई लीगल एविडेंस नहीं है, उसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है। इन केस कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो आपको वहां पर प्रॉब्लम फेस करने को पड़ेगी। तो ये तो इनवॉइस में आपको क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी, ये हमने देख लिया। अगर एक्सपोर्ट हम करते हैं तो उस केस में इनवॉइस हम कैसे बनाते हैं। देखिए, जब आप एक्सपोर्ट आप करते हैं तो जैसे आप नॉर्मल इनवॉइस बनाते हैं, जो डिटेल्स आप प्रोवाइड करते हैं आप उसी तरीके से डिटेल्स उसमें मेंशन करेंगे, लेकिन आप एक लाइन एक्स्ट्रा लिखेंगे, क्योंकि एक्सपोर्ट दो तरीके से हो सकता है, विद पेमेंट ऑफ IGST और विदाउट पेमेंट ऑफ IGST। अभी एक्सपोर्ट की जब वीडियोस आएगी तो उसमें क्लियर होगा। तो आपको उसमें मेंशन करना पड़ेगा कि सप्लाई मेंट फॉर एक्सपोर्ट, सप्लाई मेंट फॉर एक्सपोर्ट ऑन पेमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स, मैं शॉर्ट फॉर्म IGST लिख देता हूं, या फिर सप्लाई मेंट फॉर एक्सपोर्ट अंडर, अगर बॉन्ड से किया है तो बॉन्ड, अदरवाइज LUT विदाउट पेमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड। दोनों में से एक चीज आपको लिखनी पड़ेगी, जो भी आपने ऑप्शन सिलेक्ट किया है। तो ये हो गया एक्सपोर्ट के केस में जब हम इनवॉइस बनाते हैं। अगर हम रूल 49 बात करता है बिल ऑफ सप्लाई के बारे में। ये भी एक इनवॉइस होता है, लेकिन ये तब बनाया जाता है जब या तो हम एग्जेम्प्ट सप्लाई कर रहे हैं, कोई ऐसा सप्लाई कर रहे हैं जो कंप्लीटली एग्जेम्प्ट है, जिसके ऊपर टैक्स रेट अप्लाई नहीं होता। एग्जेम्प्ट सप्लाई क्या होती है ये हम पुरानी लेक्चर्स में देख चुके हैं। या फिर ऐसी सप्लाई जो कि कौन करता है, कंपोजिट सप्लायर, जो कि कंपोजिशन स्कीम के अंदर रजिस्टर्ड है। अगर कंपोजिट सप्लायर बिल ऑफ सप्लाई जब इशू करेगा, उसको एक लाइन जरूर मेंशन करनी पड़ती है कि कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन, कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाईज। तो ये मेंशन करना भी वहां पर मैंडेटरी है कंपोजिट सप्लायर की तरफ से। अब एक बात बताइए
कि आप कोई ऐसा सप्लाई करते हैं जो कि उसमें दो आइटम है, एक टैक्सेबल है और एक है एग्जेम्प्ट, तो आप एक ही इनवॉइस में उसको कैसे बना सकते हैं? तो उसके लिए हमें रूल फॉलो करना है 46A, और उसमें हम इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई बनाएंगे। तो वो इनवॉइस भी होगा और बिल ऑफ सप्लाई भी होगा। तो ये तीसरा तरीके का इनवॉइस है जो बनाया जाता है। तो ये तो हमने बात कर ली इसकी। अब बात करते हैं रिसीट वाउचर की, जो कि रूल 50 के अंदर दे रखा है। देखिए, आमतौर पे एडवांस जब आप रिसीव करते हैं तो गुड्स के केस में तो आपको एडवांस के ऊपर टैक्स पे नहीं करना, लेकिन सर्विसेज के केस में एडवांस के ऊपर भी आपको जीएसटी पे करना पड़ता है। गुड्स को एग्जेम्प्ट कर दिया गया, तो इसके लिए नोटिफिकेशन 66/2017 थी, जिसमें कहा गया कि भाई गुड्स के ऊपर आपको जब आप एडवांस रिसीव करेंगे तो आपको जीएसटी पे नहीं करना, लेकिन सर्विसेज के केस में तो पे करना ही पड़ेगा। तो जब भी आप एडवांस पेमेंट रिसीव करते हैं, व्हेन यू रिसीव एडवांस पेमेंट, इट इज मैंडेटरी फॉर यू, चाहे आप गुड्स सप्लाई करें चाहे आप सर्विसेज अप्लाई करें, आपको रिसीट वाउचर तो बनाना ही पड़ेगा। अक्सर बिजनेस जो है, स्मॉल बिजनेस तो इसको नहीं बनाते हैं, लेकिन ये मैंडेटरी है आपके लिए कि आप रिसीट वाउचर बनाएं, क्योंकि जब कभी अगर इंस्पेक्शन होगा तो आप मुश्किल में आ जाएंगे। तो रिसीट वाउचर बनाना ज़रूरी है। अगर रिसीट वाउचर जब हमने एडवांस पेमेंट रिसीव करी और हमें टैक्स रेट नहीं पता था कि भाई हम जो आइटम सप्लाई कर रहे हैं, अभी तो हमने सप्लाई किया नहीं है और हमने एडवांस रिसीव कर दिया, अभी तो यही डिसाइड नहीं है कि हम क्या सप्लाई करेंगे, टैक्स रेट ही हमें नहीं पता, तो टैक्स रेट हम क्या लगाएंगे? तो उस केस में हम 18% टैक्स रेट उसके ऊपर लगाएंगे। बाद में जो भी कम ज़्यादा होगा उसके लिए हम क्रेडिट नोट्स या डेबिट नोट्स रेस करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन कि कम है कि ज़्यादा है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर हमें ये नहीं पता कि भाई ये लोकल सप्लाई है, यानी कि इंट्रा स्टेट है या इंटर स्टेट है, तो हम क्या करेंगे? तो हम ये एज्यूम कर लेंगे कि भाई ये इंटर स्टेट सप्लाई है, ये इंटर स्टेट सप्लाई है और हम आईजीएसटी ही उसके ऊपर चार्ज करेंगे। तो यह है एडवांस पेमेंट के ऊपर जब हम जीएसटी पे करते हैं सर्विसेज के केस में। बाय चांस हमने एडवांस रिसीव कर लिया और उसके बाद हमने कोई सप्लाई प्रोवाइड नहीं करी, और जब हम उसको रिफंड करेंगे अमाउंट को, तो हम रिफंड वाउचर बनाएंगे, एज सिंपल एज दैट, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब आता है पेमेंट वाउचर, ये इंपॉर्टेंट है। ये तब अप्लाई होता है जब रिसिपिएंट जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड हो और वो रिवर्स चार्ज वाली सप्लाई, जो कि अंडर सेक्शन 9(3) और 9(4) के अंदर रिवर्स चार्ज वाली सप्लाई जब कोई रिसिपिएंट रिसीव करेगा और जब वो सप्लायर को पेमेंट करेगा, तो उसके लिए पेमेंट वाउचर बनाना मैंडेटरी है। तो पेमेंट वाउचर ज़रूर बनाना है। और जो हम रूल 54 की बात करें, तो हमने इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर की भी बात करी थी। उसका जो इनवॉइस होगा उसे हम आईएसडी इनवॉइस कहेंगे। वो रूल 54 के अकॉर्डिंग बनेगा। उसमें आपको सिर्फ आईएसडी की जीएसटी की इंफॉर्मेशन, जैसे नेम, एड्रेस, जीएसटी नंबर, आईएसडी इनवॉइस नंबर, आईएसडी इनवॉइस डेट, आईएसडी रिसिपिएंट जो कि उसी की ब्रांच होगी जो सेम पैन नंबर पर है, उसकी डिटेल्स, और क्या कितना कितना सर्विसेज, क्योंकि गुड्स इसके अंदर नहीं आते, तो सर्विसेज जो हमने डिस्ट्रीब्यूट करी है वो उसमें मेंशन की जाएगी। तो जैसे हम नॉर्मल इनवॉइस बनाते हैं उसी तरीके से आईएसडी इनवॉइस भी होगा, सिग्नेचर ज़रूर मेंशन होंगे। और अब आता है डिलीवरी चालान। तो रूल 55 बात करता है कि भाई आपको डिलीवरी चालान बनाना है उन केसेस में जहां पर आप इनवॉइस नहीं बनाते। मान लेते हैं आपने गुड्स रिसीव किए और फिर आप गुड्स को रिटर्न कर रहे हो क्योंकि उसमें कोई डैमेज है या फिर उसमें कोई प्रॉब्लम है। तो जब आप रिटर्न करोगे तो उस टाइम पे आप डिलीवरी चालान आप बनाते हैं। या फिर आप जॉब वर्कर को अगर आप सामान भेज रहे हो, जॉब वर्कर तो सर्विस प्रोवाइड करता है, वो तो सामान पे जो हमारे गुड्स है उस पर काम करने के बाद उसको रिटर्न कर देगा, तो उस केस में भी डिलीवरी चालान बनाया जाता है। अब एक बात बताइए, मान लेते हैं कि भाई 1 जुलाई को, 1 जुलाई है, 2 जुलाई, 3 जुलाई, 1 जुलाई को हम 10 यूनिट्स
डिलीवर करते हैं गुड्स की। 2 जुलाई को 20 यूनिट्स और 3 जुलाई को भी 20 यूनिट्स। तो इसका इनवॉइस हमें कब बनाना है, यानी कि हमें इनवॉइस बनाना है जब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट डिलीवर होगी, तभी हमें 50 यूनिट्स का इनवॉइस बनाना पड़ेगा। अगर हमें ये पता है, यानी कि हमारे पास बायर का ऑर्डर आया, परचेज ऑर्डर आया कि भाई आप मुझे 50 यूनिट्स प्रोवाइड कर दो, 1 जुलाई को 10 यूनिट्स, 2 जुलाई को 20 यूनिट्स, 3 जुलाई को 20 यूनिट्स, तो 50 यूनिट्स आप प्रोवाइड कर दो। तो आप इनका अलग अलग इनवॉइस नहीं बनाएंगे। जिस दिन आप पहला इंस्टॉलमेंट रिमूव करेंगे, जब आप गुड्स को रिमूव करेंगे, तो इसका मतलब सारे गुड्स आप रिमूव करोगे, जब आपने पहला इंस्टॉलमेंट, पहला लॉट उसका रिमूव किया, उसी वक्त आपको सारा का सारे गुड्स के ऊपर इनवॉइस रेज करना पड़ेगा। इट इज मैंडेटरी। लेकिन बाकी के जब लॉट डिलीवर होंगे तो इनवॉइस तो आपने एक बार रेज कर दिया है, तो उसके लिए आप डिलीवरी चालान बनाएंगे। जो भी लॉट्स जाएंगे कि भाई 1 जुलाई को 10 यूनिट्स गए, उसके लिए डिलीवरी चालान, 2 जुलाई को 20 यूनिट्स गए, उसके लिए भी डिलीवरी चालान। आई होप आपको क्लियर होगा। लेकिन जो रिसिपिएंट होगा, क्या वो इनपुट टैक्स क्रेडिट जब पहला लॉट आएगा तभी इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता है, क्योंकि इनवॉइस तो पूरा जनरेट हो गया है, या आखिरी लॉट पे, या 10 का ले लेगा, 20 का फिर लेगा, 20 का फिर लेगा? तो इनपुट टैक्स क्रेडिट के ऊपर हमने पहले भी डिस्कस किया था, जो रिसिपिएंट होगा वो आईटीसी तभी क्लेम कर सकता है जब लास्ट लॉट या लास्ट इंस्टॉलमेंट उसको रिसीव होगी। तो आईटीसी कब क्लेम किया जाएगा? जब लास्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव हो जाएगी। लेकिन सप्लायर की तरफ से इनवॉइस कब रेज किया जाएगा? जब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट डिस्पैच होगी, जब रिमूव किया जाएगा उसको अपने प्रेमाइसेस से। तो आई होप आपको डिलीवरी चालान भी क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं रिवाइज्ड इनवॉइस के बारे में। तो रिवाइज्ड इनवॉइस में 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपके लिए रजिस्ट्रेशन जीएसटी में कंपलसरी है, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, तो फर्स्ट कंडीशन है, अगर आपके लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है और आपकी जो डेट ऑफ लायबिलिटी है, तो आपके लिए जो डेट ऑफ लायबिलिटी आप मेंशन करते हैं रजिस्ट्रेशन के वक्त, तो हमने लास्ट वीडियो में देखा भी था, मान लेते हैं आप मेंशन करते हैं 1 जुलाई, और जिस दिन आपको सर्टिफिकेट इश्यू होता है, तो डेट ऑफ ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट, डेट ऑफ ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट, मान लेते हैं आपको सर्टिफिकेट 10 जुलाई को मिलता है, तो 1 जुलाई से 10 जुलाई के बीच आपके पास जीएसटी नंबर तो था ही नहीं। तो आपने जो भी सर्विस या फिर गुड्स सप्लाई किए होंगे, उसके ऊपर आप अगर चाहते हैं कि भाई आप जीएसटी भी लें और कस्टमर को जीएसटी डिपॉजिट करें, तो बाद में 10 जुलाई के बाद जब आपके पास रजिस्ट्रेशन आ चुका है, उसके 30 दिन के अंदर अंदर, विद इन 30 डेज, आप रिवाइज्ड इनवॉइस इशू कर सकते हैं उन सप्लाईज के लिए जो डेट ऑफ लायबिलिटी और डेट ऑफ ग्रांट के दौरान आपने प्रोवाइड करी थी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो ये जो आप इनवॉइस इशू करेंगे, ये प्री रजिस्ट्रेशन सप्लाईज के केस में है। अगर कोई इनवॉइस आपने बनाया और उस पर इनवॉइस नंबर आपने गलत मेंशन कर दिया, या फिर उस पर डेट गलत मेंशन कर दी, पार्टी का नाम गलत मेंशन कर दिया, और 2 महीने के बाद आपको पता चला और पार्टी कहती है इसको करेक्ट करो, तो उस केस में भी आप रिवाइज्ड इनवॉइस बना के उसे करेक्ट कर सकते हैं। और आपने अगर रिटर्न फाइल कर दी है, तो उसमें कैसे करेक्शन करना है वो हम रिटर्न वाले वीडियो के अंदर देखेंगे। तो देखते हैं क्रेडिट नोट और डेबिट नोट कब बनाया जाता है। देखिए, जब आप कोई इनवॉइस रेस करते हैं और उस इनवॉइस की वैल्यू में, टैक्स अमाउंट में जब कोई चेंजेस हो रहे हैं, तो आपको क्रेडिट नोट या डेबिट नोट बनाना पड़ सकता है। अगर मैं टैक्स अमाउंट की बात करूं, अगर आप इनवॉइस रेस करते हैं और किसी वजह से जो टैक्स अमाउंट है आपको बाद में उसे कम करना पड़ता है, तो आपको क्रेडिट नोट बनाना पड़ता है। अगर टैक्स इनवॉइस इंक्रीज करना पड़ता है तो आपको डेबिट नोट बनाना पड़ता है। अब इसके पीछे रीजन अलग अलग हो सकता है कि भाई आपने जब इनवॉइस बनाया और बाद में कस्टमर ने उसे रिटर्न कर दिया, जिसे हम सेल्स रिटर्न कहते हैं।
तो उस पर जो टैक्स अमाउंट था वो जीरो हो जाएगा, यानी कि वो इनवॉइस पूरा का पूरा रिटर्न हो गया। या फिर उनमें से कुछ अमाउंट, कुछ आइटम कस्टमर ने रिटर्न कर दिए तो वो भी टैक्स अमाउंट कम हो जाएगा। तो उस केस में सप्लायर को क्रेडिट नोट बनाना पड़ेगा। इसका इफेक्ट क्या होगा? देखिए, सप्लायर ने जब इनवॉइस रेस किया था आउटवर्ड सप्लाई का, तो उस टाइम पे जीएसटी पे किया था उस इनवॉइस के ऊपर गवर्नमेंट को, क्योंकि कस्टमर से लिया और गवर्नमेंट को पे किया। अब क्योंकि कस्टमर ने सामान ही रिटर्न कर दिया और सप्लायर तो ऑलरेडी गवर्नमेंट को पे कर चुका है, तो सप्लायर उस अमाउंट का इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकता है, जिसे हम आईटीसी कहते हैं। और बायर क्या करेगा? क्योंकि बायर ने आईटीसी पहले क्लेम कर लिया था, लेकिन अब आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा क्योंकि वो आइटम उन्होंने रिटर्न कर दिया है। तो जितना क्रेडिट नोट का अमाउंट होगा बायर उसको रिटर्न करेगा। सप्लायर क्रेडिट नोट इशू करेगा, बायर अपनी बुक्स में उसे डेबिट नोट के तौर पे मेंशन कर सकता है। अब सेल्स रिटर्न के अलावा और भी रीजन हो सकते हैं। मान लेते हैं कि भाई सप्लायर ने पहले टैक्स रेट ज्यादा चार्ज कर दिया था, मान लेते हैं 18% चार्ज किया था, बट जो एक्चुअल रेट है वो लेट से 12% है, तो 6% सप्लायर ने ज्यादा चार्ज किया, तो 6% का सप्लायर क्रेडिट नोट इशू कर सकता है और बायर उसका आईटीसी क्लेम कर सकता है। अब इसके कुछ और भी रीजन हो सकते हैं। मान लेते हैं कि सप्लायर ने पहले ज्यादा टैक्स रेट चार्ज कर दिया था, मान लेते हैं कि सप्लायर ने 18% चार्ज कर दिया था, लेकिन एक्चुअल में जो टैक्स रेट होना चाहिए था वो 12% होना चाहिए था। तो बायर ने क्या किया होगा? 18% का आईटीसी क्लेम किया होगा, तो बायर अब 6% का आईटीसी रिवर्स कर देगा और सप्लायर ने 6% एक्स्ट्रा पे कर दिया, तो 6% का आईटीसी क्लेम कर लेगा। इसके लिए वो क्रेडिट नोट बनाएगा। अब डेबिट नोट कब बनाया जाता है? मान लेते हैं कि इसका अपोजिट केस हो गया कि भाई टैक्स रेट मान लेते हैं 18% था, लेकिन सप्लायर ने चार्ज 12% किया, तो सप्लायर को 6% और एक्स्ट्रा पे करना है गवर्नमेंट को। और वो 6% एक्स्ट्रा कैसे पे करेगा? जब वो बायर से लेगा। तो बायर से जब वो 6% एक्स्ट्रा लेगा तो बायर आईटीसी क्लेम करेगा और सप्लायर इस डेबिट नोट को अपने आउटवर्ड सप्लाई में इंक्लूड करेगा, तो सप्लायर की लायबिलिटी बन जाएगी। तो ये तो डिफरेंस हो गया, बनाया कैसे जाता है, क्या क्या डिटेल्स इसमें प्रोवाइड करी जाती है, तो उसे देख लेते हैं। तो जैसे आप एक नॉर्मल इनवॉइस बनाते हैं उसी तरीके से बनता है, कुछ 2-3 चेंजेस इसमें करने होते हैं। जब आप क्रेडिट नोट बनाएंगे तो टाइटल क्रेडिट नोट हो जाएगा, डेबिट नोट बनाएंगे तो डेबिट नोट, इनवॉइस बनाएंगे तो इनवॉइस। अब उसके अंदर आपको क्रेडिट नोट का नंबर डालना पड़ेगा, क्रेडिट नोट का नंबर होगा ये, और क्रेडिट नोट की डेट होगी, राइट। इसके साथ साथ आपको ये भी बताना पड़ेगा कि ये जो क्रेडिट नोट है ये किस इनवॉइस का है। तो ओरिजिनल इनवॉइस जब आपने इशू किया था तो उसका नंबर भी आपको मेंशन करना पड़ेगा और ओरिजिनल इनवॉइस की डेट भी आपको मेंशन करनी पड़ेगी। फिर इसके अंदर जब आप जैसे इनवॉइस बनाते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आप डाल देंगे जो जो आइटम्स सेल्स रिटर्न हो रहे हैं, या फिर उस पर टैक्स रेट कम हो रहा है तो आप टैक्स रेट में चेंज कर देंगे, एज इट इज बाकी चीजें रहेंगी। सिमिलर डेबिट नोट पे होगा। अब ये तो समझ में आ गया कि इसमें क्या डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। क्या इसकी कोई डेडलाइन है, कब तक हम क्रेडिट नोट बना सकते हैं? इज देयर एनी लास्ट डेट? तो बिल्कुल है। तो ये कहा गया कि भाई जिस भी फाइनेंशियल ईयर का आपका ओरिजिनल इनवॉइस है, जिस भी फाइनेंशियल ईयर का, मान लेते हैं 2019-20 का है, तो जब वो फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा उसके 6 महीने के अंदर अंदर क्रेडिट नोट बनाया जा सकता है, या जिस दिन एनुअल रिटर्न फाइल होगी उन दोनों में से जो पहले वाली डेट होगी। आमतौर पे एनुअल रिटर्न दिसंबर में फाइल होती है, तो 6 महीना कब एंड होंगे? सितंबर में।
तो सितंबर तक आप क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं, यानी कि सप्लायर क्रेडिट नोट इशू कर सकता है। सितंबर के बाद वो क्रेडिट नोट इशू नहीं कर पाएगा, यानी कि पुराना जो इनवॉइस है उस पर सेल्स रिटर्न नहीं हो सकती। तो 19-20 का इनवॉइस होगा, अगर मार्च का इनवॉइस भी है तो भी सितंबर 20 तक ही उसे क्रेडिट नोट के तौर पे सेल्स रिटर्न दिखाया जा सकता है। तो ये है क्रेडिट नोट इशू करने की डेडलाइन। क्या डेबिट नोट में भी कोई डेडलाइन है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि डेबिट नोट में तो सरकार को जीएसटी एक्स्ट्रा मिल रहा है ना, क्योंकि आपने जीएसटी पहले कम चार्ज किया था, टैक्स अमाउंट बढ़ रहा है, तो वहां पर गवर्नमेंट क्यों लास्ट डेट रखेगी? तो डेबिट नोट के ऊपर कोई भी ड्यू डेट नहीं है। और इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि क्रेडिट नोट आप उसी मंथ बनाएंगे जिस मंथ आप एक्चुअल में क्रेडिट नोट इश्यू कर रहे हैं। बहुत से लोग गलती ये करते हैं अकाउंटिंग में, क्रेडिट नोट भी उसी मंथ बना देते हैं जिस मंथ का ओरिजिनल इनवॉइस है। और एक चीज और लोग गलती करते हैं, मान लेते हैं कि मिस्टर ए जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है, मिस्टर बी भी रजिस्टर्ड है, ये रिसिपिएंट है और ये रजिस्टर्ड पर्सन है, ये भी सप्लायर, दोनों ही रजिस्टर्ड पर्सन है। मान लेते हैं कि 1 जुलाई को इनवॉइस इशू किया जाता है और उसके बाद 2 जुलाई को मान लेते हैं कि सेल्स रिटर्न हो जाती है। तो कुछ लोग होता है कि भाई इसको रिपोर्ट ही नहीं करते कि भाई हमारी तो कोई टैक्स लायबिलिटी बनी ही नहीं, 1 जुलाई को हमने इनवॉइस इशू किया था, 100 रुपए की हमारी लायबिलिटी थी, 2 जुलाई को सेल्स रिटर्न आ गया 100 रुपए का, तो कोई टैक्स लायबिलिटी है ही नहीं, इसको रिपोर्ट ना करें। लेकिन आपको इसे रिपोर्ट करना जरूरी है। आप ओरिजिनल इनवॉइस 1 जुलाई दिखाएंगे और 2 जुलाई के लिए सप्लायर को क्रेडिट नोट बनाना पड़ेगा, तो ये जरूरी है। लेकिन अगर मिस्टर बी अनरजिस्टर्ड पर्सन होता तो फिर आप क्रेडिट नोट बनाना अवॉइड कर सकते थे, क्योंकि वो सेम मंथ के अंदर फॉल कर रहा है। अभी हम रिटर्न फाइलिंग के ऊपर जब आएंगे तो उसमें हम विस्तार से इसके ऊपर प्रैक्टिकली देखेंगे कि ये कैसे हम इसको करते हैं। अब अगर हम डेबिट नोट की बात करें तो उसके केस में भी सिमिलर चीज होती है। अब एक चीज और ध्यान में हमें रखनी है, क्या हम जो ओरिजिनल इनवॉइस है उसके बिहाफ पे, यानी कि उससे उसके रिस्पेक्ट में, क्या हम एक ही क्रेडिट नोट बना सकते हैं, एक से ज्यादा क्रेडिट नोट भी बन सकते हैं, या एक से ज्यादा डेबिट नोट भी बन सकते हैं? तो आंसर है एक से ज्यादा भी क्रेडिट नोट और डेबिट नोट बन सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आई होप आपको ये वीडियो क्लियर होगी। हमने इनवॉइसिंग, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट के ऊपर बात करी। आपकी जो भी क्वेरी है आप डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं। आप चाहते हैं मैं किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं, वो आप लिख सकते हैं। और इस सीरीज को आप जरूर देखिए, जीएसटी के ऊपर ये बहुत डिटेल्ड और अपडेटेड सीरीज है। हर वीक इस पर नई वीडियोज आती रहती हैं। अगर आप इस कोर्स में इंटरेस्टेड है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है रजिस्ट्रेशन का, आप आज ही रजिस्टर करें।